2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कैसे शुरू की है अपने प्रत्याशियों के चयन की तैयारी और कौन कौन सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को लगता है डर, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि कैसे और कौन सी डील ओम प्रकाश राजभर के साथ बीजेपी ने की, जो आज ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ खड़े हो गए। और साथ साथ आज जो एमएलसी के चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने एक बार फिर कैसे अपना परचम लहराया। ये सभी खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो एमएलसी चुनाव के नतीजों को हम आपको बताएं, उसके पहले हम आपसे आज चर्चा ये करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीजेपी आखिर किस तरीके से प्रत्याशियों के चयन की तैयारी में जुटी हुई है। जी हां, ये प्रत्याशी 2024 के लिए लोकसभा के लिए हैं और इनके लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है। यानी कि सभी 80 सीटों पर कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी, इसके लिए एक इंटरनल सर्वे संगठन ने शुरू करा दिया है। संगठन को इस सर्वे की रिपोर्ट गुप्त तौर पर भेजी जाएगी और सर्वे की कई टीमें अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें घूम रही हैं। पार्टी इस बार कोई उत्तर प्रदेश में रिस्क लेना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री मोदी सीधे इस चुनाव ये चुनाव सीधे प्रधानमंत्री मोदी का है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोटिंग होगी, ये भी तय है। यह भी सही है कि अगर पीएम के नाम पर माहौल बनता है तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी जो कमजोर भी होते हैं तो वो जीत जाते हैं। लेकिन इस बार पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ने का फैसला लिया है। कोर कसर नहीं छोड़ने का मतलब ये कि इस बार फूंक फूंक कर और एक एक प्रत्याशी को ठोक बजाकर बीजेपी 80 लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी देने जा रही है। अभी से जिन प्रत्याशियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि ऐसे प्रत्याशी जो अपने इलाके में अनपॉपुलर हो गए हैं, जो लोकप्रिय नहीं रहे हैं, जिनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, ऐसे प्रत्याशियों की पहचान सुनिश्चित होनी शुरू हो गई है और इसकी रिपोर्ट 3 स्तरों पर बन रही है। एक स्तर वो है जो पार्टी के तरफ से एक इंटरनल सर्वे चल रहा है, दूसरा संगठन की तरफ से और तीसरा जो केंद्र की तरफ से, यानी कि बीजेपी के केंद्र की तरफ से जो इंटरनल फीडबैक लिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी मशीनरी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, वो भी सरकारों को अपना फीडबैक देती है। लेकिन इस वक्त चूंकि अभी 10 से 11 महीने का वक्त बाकी है और संगठन इस काम में जुट गया है कि हर सीट का फीडबैक लिया जाए। संगठन के अपने ग्रासरूट के नेताओं से इतर जो सर्वे की एजेंसियां हैं, उनके जरिए हर सीट पर यह डेटा या आंकड़ा जुटाया जा रहा है कि कौन सा प्रत्याशी किस सीट से मजबूती से चुनाव लड़ सकता है। इस बार चर्चा यह है कि बेरहमी से टिकट काटे जा सकते हैं, यानी कि अगर किसी प्रत्याशी के खिलाफ माहौल खराब है और पार्टी को लगता है कि इसे जिताने में जद्दोजहद करना पड़ सकता है, ये हारने की स्थिति बन सकती है, तो बिना चेहरा देखे इस बार टिकट काट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे तो चुनाव होगा, लेकिन प्रत्याशियों का चयन बेहद ही अहम होने वाला है और यही वजह है कि पार्टी ने इस बार रेड, येलो और ग्रीन 3 तरह के एक तरीके से उन्होंने प्रत्याशियों के लिए सीटों का चयन रखा है। यानी वो सीटें जो बीजेपी को लगता है कि वो आसानी से वो सीटें जीत जाएंगी, जहां पर उसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ऐसी सीट जो जिसे बीजेपी को लगता है कि उनके लिए मुफीद है, आसान है, ऐसी सीटों को लेकर के एक सूची है। दूसरी सूची ऐसी है जहां पर बीजेपी को कड़ा मुकाबला मिलने वाला है और तीसरी वो सूची है जहां पर बीजेपी न कभी जीती है और कई ऐसी सीटें हैं जहां एक बार जीती है लेकिन इस बार हारने के आसार बने हुए हैं।
यूं तो पार्टी का दावा है कि इस बार वो 80 की 80 सीटें जीतेगी, लेकिन आपको बताएं कि 9 सीटें उसमें ऐसी हैं जो कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द बनी हुई है। इन 9 सीटों में कुछ नाम हम आपको बता देते हैं। आजमगढ़, बीजेपी ये सीट जीती हुई है, लेकिन ये बीजेपी की रेड लिस्ट में है। अंबेडकर नगर, कन्नौज बीजेपी जीती है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक है। इसके अलावा रायबरेली बीजेपी कभी नहीं जीती, वो सीट है। अमरोहा, कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को लग रहा है कि ये मुरादाबाद, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए ये सीटें जीतनी मुश्किल है। मैनपुरी, तो ये तकरीबन ऐसी सीटें बीजेपी के सामने हैं जहां पर उसे कड़ा मुकाबला झेलना पड़ सकता है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जो बीजेपी की बी कैटेगरी की सीटें हैं जहां पर उसे लड़ाई लड़नी है, लेकिन 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को लगता है कि उसके लिए मुकाबला नहीं है, वहां वो आसानी से जीत लेगी। बावजूद इसके इन 50 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है और उनके लिए इंटरनल सर्वे करा रही है। तो बीजेपी के भीतर इस वक्त प्रत्याशियों को लेकर या सीटों को लेकर एक गहमा गहमी चल रही है, और जैसे जैसे इसमें और भी बातें निकल कर आएंगी हम आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में आज हुए एमएलसी चुनाव की दोनों सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी के ही एमएलसी सदस्यों के सीट खाली होने के बाद यहां पर चुनाव हुए थे। माना जा रहा था कि बीजेपी इस सीट को आसानी से इन दोनों सीटों को जीत लेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर उतारे थे। आज जब ऐलान हुआ है तो बीजेपी को 279 और 280, यानी कि एक प्रत्याशी को 279 और दूसरे प्रत्याशी को 280 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों को 115 और 116 वोट मिले। 7 विधायक आज वोट नहीं कर पाए, और जिसमें से कांग्रेस पार्टी के दोनों विधायकों ने वोट नहीं किया। बीएसपी का एक विधायक, उन्होंने भी वोट नहीं डाला, जबकि 4 अन्य विधायकों ने अलग अलग वजहों से आज वोट नहीं दिया है। क्या कोई क्रॉस वोटिंग हुई है, यह सवाल बड़ा है, लेकिन अभी तक क्रॉस वोटिंग को लेकर के कोई बात सामने नहीं आई है कि क्या किसी ने क्रॉस वोट किया है या नहीं किया है। लेकिन बीजेपी के लिए यह एक बड़ी जीत जरूर सामने आई है। एक बात साफ हो गई कि आज के इस चुनाव के बाद अब यह साफ साफ दिखने लगा है कि बीजेपी का एक बार फिर विधान परिषद में बड़ा जलवा दिखाई दे रहा है। यानी कि बीजेपी विधान परिषद में सबसे बड़े दल के रूप में पहले से मौजूद है, और एक बार फिर 2 सदस्य जो कम हुए थे अब वो फिर बीजेपी ने पूरे कर लिए हैं। अब अगली खबर। आज के इस एमएलसी चुनाव में एक दृश्य देखने को सामने आया। जी हां, ओम प्रकाश राजभर जो कभी हां कभी ना की मुद्रा में थे, यानी कि कभी बीजेपी के साथ, कभी मायावती को आगे करने की बात, कभी थर्ड फ्रंट की बात करने की बात, कभी विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, आज वो खुलकर बीजेपी के साथ आ गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की गाड़ी में बैठकर वो विधानसभा पहुंचे थे और वहां उन्होंने वोटिंग किया। वोटिंग के बाद अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ उन्होंने जीत की मुद्रा में हाथ खड़े किए डिप्टी सीएम के साथ, और यह साफ कर दिया कि अब वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हो चुके हैं। यानी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कोई ना कोई डील तय हो गई, कोई ना कोई बात फाइनल हो गई, और अब वो 2024 के लिए बीजेपी के साझेदार के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। क्या डील हुई है, 1 सीट, 2 सीट, या फिलहाल कोई डील नहीं हुई है, इस बारे में शर्तिया तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, या फिर जिस तरीके से बीजेपी के नंबर 2 जो इस वक्त डिप्टी सीएम के तौर पर हैं, उन्होंने जिस तरीके से आज
वो आज ओम प्रकाश राजभर को लेकर के गए, साथ ले जाकर के वोट कराया। ये साफ हो गया कि अब ओम प्रकाश राजभर की लाइन बिल्कुल साफ हो गई है, यानी कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ साझीदार हो सकते हैं और आने वाले वक्त में अगर वो एनडीए में दिखाई दें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए इन दोनों नेताओं ने आज वोटिंग के बाद कहा क्या है। देखिए, गुप्त मतदान है, बूथ स्तर पर सभी लोग मिलते हैं। हम लोग सबसे देखिए, वो जानते हैं कि हार सुनिश्चित है, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के चुनाव को उन्होंने लड़ा है और केवल धन की बर्बादी के लिए। मित्र मंडली लंबी है और लोकतंत्र में मित्रों का हमेशा सहयोग लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी करती रही। हम लोगों ने 5 लोगों ने वोट दिया, तो उस 5 वोट का असर हो रहा है। आपने देखा कि चाहे कोई चुनाव हो, मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक छोटी पार्टी हम लोगों की है, कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव का केंद्र बिंदु बन जाती है भारतीय समाज पार्टी। अभी इस एमएलसी के चुनाव में हम लोगों की कौन सी ताकत, लेकिन चर्चा में खाली हम ही लोग हैं। सीएम के साथ आप गाड़ी में आएंगे, चर्चा में तो बनेंगे? नहीं, गाड़ी में आए नहीं थे, गाड़ी में गए थे। वोट देने के बाद गाड़ी में गए तो कुछ काम, तो हमने कहा कि काम है तो कहें चलिए इस समय खाली है, बैठ के फोन कर देंगे। कुछ काम हुआ, फोन करना था करके। अच्छा, किस तरफ जा रहा है सुभाषपा का वोट? अब काउंटिंग होगी तो मालूम हो जाएगा किधर जा रहा है। टीजर तो नहीं तो सुबह? नहीं, ये गुप्त मतदान होता है। तो मैं सवाल नहीं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सुबह वाला कहीं टीजर तो नहीं था? किस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।